सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम नवबोध से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो मैं इसी से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहूँगी। तो पहला है डिफाइन कम्युनिटी। सो द वर्ड कम्युनिटी हैज़ केम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्यूनस, जिसका मतलब होता है या तो परिवार या तो लोग, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि फैमिली की तरह ही हैं, जो सेम इंटरेस्ट या फिर उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। फिर कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर बाउंड इन टाइम एंड स्पेस। कम्युनिटी के जो ग्रुप होते हैं जो कि एक एक अकेले पर्सन से बनता है, मतलब हर कोई एक अलग अलग इंसान है जो कि एक ही समय और एक ही जगह पे होते हैं वो लोग। फिर वो लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं कोई एक गोल को पाने के लिए। द यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज़ द फैमिली। मतलब जो सबसे पहले कम्युनिटी जो है इंडिविजुअल से बनता है, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक फैमिली, मतलब वही लोग उन्हें उन्हें नर्चर करते हैं, उन्हें वैल्यूज़ सिखाते हैं। तो सबसे जो यूनिट होती है कम्युनिटी की वो फैमिली होती है। इट्स अदर कंस्टिट्यूएंट आर क्लैंस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें और कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि क्लैंस मतलब कोई ऐसे लोग जो या तो उनके और हमारे बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, या तो हम उन्हें मुँह बोला टाइप, या हम उन्हें बहुत मानते हैं ऐसे लोग। और या तो उन लोग के रिलीजियस ग्रुप है, जैसे रिलीजन वाइज लोग कभी कभी ग्रुप बनाते हैं, जैसे उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, सेम रिलीजियस के लोग होते हैं। फिर फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल मतलब जैसे कलीग्स वगैरह, ऑफिस या काम के लोग। फिर नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब। फिर हम डेफिनेशन देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग। कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड आर कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। तो जो कम्युनिटी का जो सोशल ग्रुप होता है वो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब एक एक ही जगह पे हैं जिसकी एक बाउंड्री है। फिर उसमें जो लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं या उनकी जो वैल्यूज़ है लाइफ में वो सब कॉमन है। एंड इट्स मेंबर नोज एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एंड इट फंक्शंस विद इन अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट्स एंड क्रिएट सर्टेन नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। फिर वो एक तरीके से काम करता है जहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं। फिर द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू द ब्रॉडर सोसाइटी थ्रू हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। तो जो एक अकेला इंसान होता है वो एक ज़्यादा बड़े सोसाइटी में रहता है जहाँ उसकी फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन बाय सुथरलैंड। तो कम्युनिटी इज़ अ लोकल एरिया ओवर विच पीपल आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज, कन्फर्मिंग टू द सेम फीलिंग्स, मोर और लेस द सेम सेंटिमेंट्स एंड एक्टिंग अपॉन द सेम एटीट्यूड। वही जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज सेम होती है, वो लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा फील करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर सेम रिएक्ट करते हैं। तो वही। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ। सो कम्युनिटी हेल्थ होता क्या है? कम्युनिटी हेल्थ को अब कुछ लोग पब्लिक हेल्थ भी बोलते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ होता क्या है? ये एक साइंस है जिसमें जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो मिलके डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, जैसे सैनिटेशन से, मतलब अपना एनवायरनमेंट अच्छा रख के। फिर अगर किसी को कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है तो वो उसको प्रिवेंट कर सकता है लोगों से दूरी बना के, मास्क पहन के। फिर जो सोसाइटी और कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, हेड्स होते हैं, वो या तो कोई हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं जिससे उनको डेवलपमेंट में हेल्प होता है और उन सबकी हेल्थ अच्छी रहती है। वो लोग ये श्योरिटी कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। यही होता है कम्युनिटी हेल्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये नर्सिंग में एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे हम पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्थ को प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ताकि वो अच्छा रह सके। फिर द नेचर ऑफ दिस प्रैक्टिस इज़ जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। मीन्स ये जो प्रैक्टिस है ये जनरल मीन्स इसका जो फ़ायदा है वो ग्रुप के सभी लोग उठा सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये डीप में जो अगल बगल के लोग भी होते हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एज और डायग्नोस्टिक ग्रुप, इट इज़ कंटिन्यूस एंड नॉन एपिसोडिक। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर एज वालों के लिए ये प्रैक्टिस नहीं है, ये सभी के लिए है और ये लगातार प्रैक्टिस है, ना कि एपिसोडिक। मतलब ये ऐसा है कि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू है, ये प्रैक्टिस, ये कभी कभी नहीं होता है। फिर हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अ सिंथेसिस ऑफ बोथ पब्लिक हेल्थ साइंस, नर्सिंग साइंस इज़ थ्योरेटिकली रिस्पॉन्सिव टू आवर
prevailing ideas of social justice methods and disturbing healthcare resources as chosen by the community। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो सिंथेसिस किया गया है पब्लिक हेल्थ साइंस के लिए भी और नर्सिंग साइंस के लिए भी। ये थियोरेटिकली रिस्पॉन्सिव भी होता है हमारी आइडियाज़ को मतलब जस्टिस देने के लिए। एंड मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज एज चूजन बाय द कम्युनिटी। सो जो मेथड्स हेल्थ केयर के हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के द्वारा चूज़ किया गया हो। जैसे अगर हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स ने आज चूज़ किया है कि टीबी का प्रोग्राम होगा, मतलब उसके लिए प्रिवेंटिव एड्स देंगे, तो हम वही हेल्थ केयर वहाँ बांटते हैं लोगों में, उनको बताते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट करना है ये सब। फिर अकॉर्डिंग टू मार्गरेट एफ जेकोब्सन, community health nursing is learned practice which ultimate goal of contributing as individual and in collaboration with others to the promotion of patient optimum functioning through teaching and delivery care। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो एक सीखी गई प्रैक्टिस है जिसमें एक गोल होता है, जिसमें नर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं एक इंडिविजुअल की तरह, जिसमें वो कोलैबोरेट करती हैं बाकी लोगों से ताकि उनका जो हेल्थ है पेशेंट का वो एक अच्छे लेवल पे हो पाए। उसके लिए हम उनको एजुकेट करते हैं, कुछ बताते हैं उस बारे में और उनको उस चीज़ के लिए केयर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक इंसान, अकेले इंसान का भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए और पूरी कम्युनिटी का भी। फिर अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। हेल्थ जो है वो इन सब चीज़ों से भी मैटर करता है। अगर इन सारी चीज़ों में भी वेरिएशन है तो वो डिसीज़ कॉज करेगी, ना कि सिर्फ हमें डिसीज़ से ही हेल्थ पे असर नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ों से भी, ये सारे एस्पेक्ट्स हेल्थ के, इन सब से भी असर पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। जो हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट की है डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल, एक फैमिली, एक कम्युनिटी के लिए। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ये हर किसी का हक है इस पे, और ये इट शुड बी अटेन बाय ऑल द कम्युनिटी एंड इट शुड बी अटेन बाय ऑल द मेन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के मेन टारगेट्स हैं, जैसे जिन लोगों को हेल्थ पॉलिसीज़ के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं वो सब उसके मेन टारगेट होते हैं, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब लोगों का हक है एक अच्छे हेल्थ पे। और WHO इज़ द अटेनमेंट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। जो WHO है वो इस चीज़ का हेड है। फिर हेल्थ इज़ वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन अचीव ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ कॉन्सेप्ट। सो ये चारों हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रेसेस द जर्म थ्योरी। इस डिसीज़ और इल हेल्थ इज कॉज ड्यू टू डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हमारी बॉडी बीमार हो रही है या उसमें कोई भी चेंज आ रहा है, वो किसी जर्म या ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज कर सकता है उसकी वजह से हो रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि द ह्यूमन बॉडी वॉज व्यूड एज अ मशीन एंड द डिसीज़ वॉज कंसिडर एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकडाउन। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है और उसमें जो डिसीज़ उसे हो रहा है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रेकडाउन के। ब्रेकडाउन मतलब जो जर्म्स हैं या ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में घुस चुका है जिसकी वजह से उसे डिसीज़ हो रहा है। फिर वन ऑफ द डॉक्टर टास्क वॉज टू रिपेयर द मशीन। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो मशीन को रिपेयर करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी को। फिर दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस दैट इट हैज़ मिनिमाइज द रोल ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। फिर लोगों ने इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये बाकी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि दिस मॉडल वॉज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट टू सॉल्व सम of the major health problems like malnutrition, chronic disease, accident, drug abuse, mental illness, environment pollution, population explosion। जैसे कि ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बस ये दिखा रहा है कि हमारे बॉडी में कोई भी खराबी हो रही है तो जर्म्स की वजह से हो रही है, पर वो ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि अगर हमें हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो जैसे टाइफॉइड, कैंसर, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सब हमें डिसीज़ की वजह से, मतलब एक जर्म की वजह से या फिर कोई ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये हो कैसे रहा है, फिर हम बीमार कैसे पड़ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट टर्न बाय इकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, इलनेस occur ड्यू टू pollution इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग ऑफ मैन, दैट इज़ एयर, वाटर, लाइट, हाउसिंग एक्सेट्रा। इनके हिसाब से जो इकोलॉजी
की स्टडी जो इकोलॉजिस्ट करते हैं उनके हिसाब से ये था कि हमें जो बीमारियाँ होती है वो हमारे पॉल्यूशन में, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से होती है, जो कि वो पॉल्यूशन हो सकता है हमारे हवा में, पानी में या हमारे घर में। लाइट का तो मुझे पता नहीं किस हिसाब से। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग, if there is any disturbance in the surrounding, that is water, air, etc., pollution etc., can cause diarrhea, disease, कोलेरा एंड टाइफाइड। इनके हिसाब से अगर जो डिस्टर्बेंस आता है हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, जिससे हमें डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, और हमें एयर पोल्यूशन से हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। So in the view of ecologists, health problems occur due to environmental pollution or man's maladjustment to the environment or imperfect man environment। कुल मिला के इनके हिसाब से यही था कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होने से हमें बीमारी होती है। पर जो बाकी लोग थे उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया कि इकोलॉजिस्ट हैव कंसीडर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़, एग्जाम्पल जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्योंकि इनके हिसाब से हमें सिर्फ बाहरी चीज़ों से ही हो रहा था प्रॉब्लम, जबकि हमारे जेनेटिक्स इनहेरिटेंस की वजह से भी हमें काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, वो हमारे जीन्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल साइंस सोशलिस्ट्स हैव डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑन हेल्थ। जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने डिस्कस किया कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बहुत असर पड़ता है हमारे हेल्थ पे, जैसे कि इवन अदर फैक्टर विच आर रिलेटेड टू साइको सोशल आर वेल्थ, पावर, कल्चर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि पैसा, पावर, कल्चर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन सारी चीज़ों से भी इंसान को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनके हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि दीज फैक्टर्स नीड टू बी स्टडीड अलॉन्ग विथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सबको भी पढ़ना चाहिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ, ताकि हम हेल्थ मेंटेन कर सकें, ताकि हम एक हेल्थ का अच्छा स्टेटस बनाए रखें कम्युनिटी में। इन सम कल्चर्स पीपल प्रीफर टू ईट हाई फैट डाइट्स विच कैन लीड टू ओबेसिटी। जैसे कि कुछ कल्चर्स में जो लोग होते हैं वो हाई फैट डाइट लेते हैं जो कि ओबेसिटी कॉज कर सकता है। वाइल कंसीडरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मैन इज़ द सोशल बीइंग एंड कैन नॉट लिव अलोन। जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, और एक आदमी जो होता है वो एक सोशल बीइंग है। मतलब सोशल बीइंग मतलब लोगों के साथ रहने वाला एक इंसान है जो कि अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर रिसर्चर्स हैव शोन दैट डेवलपमेंट डजंट ओकर इन प्रॉपर वे इफ़ मैन लिव्स अलोन। जो रिसर्चर्स हुए हैं उसके हिसाब से एक इंसान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता अगर वो अकेला रहेगा, और स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी रिजल्ट हो सकता है उसके हेल्थ में। जैसे वो किसी से बातचीत नहीं करता, वो अकेला रहना चाहेगा, फिर वो बहुत इरिटेट होने लगेगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। फिर वाइल कंसीडरिंग हेल्थ एंड इलनेस, साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये इस चीज़ को भी हमें दिमाग में रखना है हेल्थ के बारे में। अगर हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो इसे भी हमें अपने माइंड में रखना है इस कॉन्सेप्ट को। फिर अगला है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट मॉडल, हेल्थ इज़ कंसिडर्ड एज अ साउंड बॉडी विथ साउंड माइंड लिविंग इन अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय साउंड एनवायरनमेंट। जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट मॉडल है उसके हिसाब से जो हेल्थ है वो एक अच्छा शरीर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा फैमिली से सराउंडेड होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो इंसान खुद हेल्दी होता है। फिर इन एंशिएंट टाइम साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी एंड एनवायरनमेंट वॉज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। जो है पहले के समय में ये सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत मायने रखती थी एक अच्छी हेल्थ के लिए। इफ़ द डिस्टर्बेंस इज़ देयर इट विल रिजल्ट इन इलनेस। अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आई तो वो एक इलनेस कॉज ही करेगी। तो एक सोसाइटी को ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक सोसाइटी विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ सच एज फूड इंडस्ट्री, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रेसिडेंट एरिया एंड इंक्लूडेड, ये सब भी हमें ध्यान में रखना है। तो हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे हेल्थ को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करती है। तो हम यहीं से देख लेते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सोशल सपोर्ट सिस्टम। तो ये तीनों तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हेल्थ को। फिर हेल्थ सर्विसेज, जैसे कुछ एरिया में हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंचती है लोगों को, और सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो ह्यूमन बायोलॉजी में तो यही है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, या फिर
ऑर्गेनिज्म, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये एक चार्ट है जिसकी वजह से हमें एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है। पर अगर इनमें कोई भी वेरिएशन आया, जैसे कि अगर इस हिसाब से नहीं है अच्छा, जैसे अगर लोग खुले में वेस्ट करते हैं एक्सक्रीटा वेस्ट, तो उससे जो इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग होती है, इंसेक्ट्स बढ़ते हैं। फिर ये अनहेल्दी कंडीशन, अगर वो अनहाइजीनिक तरीके से रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स में लीड करेगी। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे अगर उन लोगों के मतलब कुछ लोगों के पास अगर उनकी सोशो इकोनॉमिक अच्छा नहीं है, उनका इनकम अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि उन्हें करना क्या है, वो कैसे ठीक करेंगे, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे हेल्थ अच्छा रखने के लिए या फिर दवाई कराने के लिए। फिर सोशल सपोर्ट जैसे फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कैसा भी सपोर्ट उनकी लाइफ में अगर नहीं है, तो उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जैसे बहुत मुश्किल है लोगों हर किसी को हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, हेल्थ सर्विसेज के बारे में। आज भी ऐसी बहुत सारी एरियाज़ हैं जहां हेल्थ सर्विसेज या उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास है ही नहीं, कुछ लोगों के पास। तो यही सारे जो फैक्टर्स हैं हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ इन इलनेस। तो हेल्थ has been viewed from different perspective. Each professional group has their own view about health and illness. मतलब हर किसी का अलग नज़रिया है हेल्थ के बारे में कि उसके ये कॉजेज़ हैं इलनेस के। तो हेल्थ इज़ अ थॉट टू बी ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन बॉडी, इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, पुअर सोशल इंट्रैक्शन। ये सारे कॉज हो सकते हैं एक हेल्थ प्रॉब्लम के। अगर जो जैसे कि एक जो इंसान है वो सोशल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसके मूड्स में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। फिर उसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो भी उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। फिर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसकी बॉडी में कोई डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारे एक हेल्थ प्रॉब्लम को लीड करते हैं। फिर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है जैसे हेल्थ सर्विसेज, फिजिकल, मेंटल, सोशल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल। तो पहला है फिज़िकल डायमेंशन। फिज़िकल डायमेंशन का मतलब होता है जो एक ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट फंक्शन करना चाहिए, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करनी चाहिए उसकी फुल कैपेसिटी में। फिर फिज़िकल हेल्थ इज़ अचीव्ड बाय, मतलब फ़िज़िकल हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ हम अचीव कर सकते हैं एक्सरसाइज से, हेल्दी डाइट से, अच्छी नींद से, अच्छे आराम से। हम कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं पी रहे, तो हम एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, रेगुलर फॉलोअप भी करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि हम वो अगर हमें कोई चीज़ होने भी वाली है या कोई डिसीज़ हमें कॉज भी होने वाली है तो हम उसे अर्ली डायग्नोज कर सकें। फिर अ पर्सन इज सेड टू बी फिजिकली हेल्थी इफ ईच ऑर्गन इज एबल टू परफॉर्म फंक्शन एज डिजाइन। फिर एक पर्सन को तभी हम फिजिकली हेल्थी बोल सकते हैं जब उसके ऑर्गन जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं वो काम अच्छे से कर पा रहा है। फिर असेसमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ इज डन बाय परफॉर्मिंग असेसमेंट फ्रॉम हेड टू टू और सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जो फिज़िकल हेल्थ हम नर्स या डॉक्टर असेस करते हैं वो हम हेड टू टो हर सिस्टम का एग्ज़ामिन करके करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन। ये मेंटल हेल्थ जो होता है वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है बॉडी और माइंड के बीच में। पहले बॉडी एंड माइंड वो कंसीडर, पहले बॉडी एंड माइंड जो होता था वो लोग बोलते थे वो अलग चीज़ है, बट अब सब समझते हैं कि वो इंटर रिलेटेड है, और अगर उनमें से किसी भी एक चीज़ को इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो दूसरे को भी इफ़ेक्ट करेगी। अगर किसी इंसान का मान लो अगर उसे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अगर उसे डिप्रेशन है तो वो ना ठीक से खाना खाएगा, ना अच्छे से हाइजीन रख पाएगा, वो लोगों से बातचीत नहीं करेगा, बस बंद रहेगा, वो खुद पे ध्यान भी नहीं देगा। तो फिर वो क्या कॉज, अगर वो न्यूट्रिशन कम ले रहा है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, फिर वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा, फिर उसे कोई बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे ही हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है एक दूसरे को। फिर अगर ये तो मान लो हमारे वो मेंटल हेल्थ से फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, बट अगर इंसान फिज़िकली भी बीमार है तो वो अच्छा फील नहीं कर पाता, उसका माइंड, मूड सब सैड होता है, इरिटेटेड होता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है। अगला है सोशल डायमेंशन। अगर एक इंडिविजुअल, एक लड़का या लड़की अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों से बातचीत कर पा रहा है तो वो एक हेल्दी सोशल लाइफ जी रहा है, पर अगर वो नहीं कर पा रहा तो एक अनहेल्दी सोशल लाइफ जी पा रहा है। जैसे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक कम्युनिकेशन बना पा रहा है, लोगों से इंटीमेसी दिखा पा रहा है, कमिटमेंट कर पा रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है लोगों को, सबको बराबर मान रहा है, तो वो एक हेल्दी सोशल लाइफ जी रहा है। पर अगर वो अनहेल्दी रिलेशनशिप में है लोगों से तो वो एब्यूज़िव रिलेशनशिप रखता है, वायलेंस
जैसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते, हर किसी से बदतमीज़ी से बात करते हैं, वो लोग एक अच्छी सोशल लाइफ नहीं जी पाते, और ये सब चीज़ इमोशन को डिस्टर्ब करती है, जो कि उनकी हेल्थ पे भी असर डालती है, उनके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी करती है। हमारा अगला है एनवायरमेंटल डायमेंशन। जो एनवायरमेंटल डायमेंशन वो तो एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं हमारी समझने के लिए कि वो हेल्थ पे कैसे असर पड़ता है। इंटरनल एनवायरमेंटल मतलब जो एक इंसान के अंदर ही होता है, जैसे कि उसकी जेनेटिक इन्फ्लुएंस उसके हेल्थ पे, जैसे अगर उसे अपने पेरेंट्स से उसे जो डिसीज़ मिल रही है उसके जीन्स के थ्रू, जो उसके क्रोमोसोम में उसके ऑफस्प्रिंग को मिलेगा। फिर एनी एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड टू अचीव हेल्थ। फिर कोई भी जो एबनॉर्मलिटी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो एक अच्छी हेल्थ को मैनिपुलेट कर सकती है, उसमें प्रॉब्लम कर सकती है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है। इसमें जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने हाई स्टेटस को दिखाते हैं, और लो स्टेटस वाले जो गरीब लोग होते हैं उनको डिसीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और उनको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि गरीब लोगों को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, तो माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है। तो ये एक डायमेंशन हुआ हेल्थ का। फिर नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसमें कि ये एक फ्रॉम हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स टच विद डीपर सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। इसमें जो इंसान है वो खुद के बारे में जानता है और अपने लाइफ का पर्पस जानता है, पर अगर कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी से भटक चुका है, उसे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस में है, तो वो उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन, प्रेयर्स, स्पिरिचुअल गैदरिंग, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम ये सब करेंगे तो हम एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, ना कि हमें गिल्ट में नहीं रहना है, ना ग्रीफिंग करनी है, ना पेन करना है। फिर नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल हेल्थ विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हेल्थ। इमोशनल डायमेंशन भी है मेंटल हेल्थ के जैसा ही होता है, उससे ही जुड़ा होता है। जैसे अगर एक पर्सन इमोशनली हेल्दी नहीं है, अगर वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंक नहीं कर पा रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, अडाप्ट नहीं कर पा रहा है अपने सर्कमस्टेंसेस में, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगी उसके हेल्थ में। और इमोशनली हेल्दी पर्सन पार्टिसिपेट्स इन ऑल एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द पर्सनल ग्रोथ एंड हिज सेल्फ एस्टीम। और जो एक अच्छा हेल्दी पर्सन होता है वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जिससे उसकी पर्सनल ग्रोथ और उसको खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है। और मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आर नाउ व्यूड एज टू सेपरेट एंटिटीज फॉर ह्यूमन हेल्थ। Cognition is related to mental health, whereas emotional health is related to the feeling of person. Mental health में उसका cognition है, मतलब वो कैसे कॉर्पोरेट कर रहा है अपनी लाइफ में, और हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में उसकी फीलिंग्स के बारे में कि वो कैसा फील करता है। सो हमारा नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशन डायमेंशन एक हेल्थ का ऐसा डायमेंशन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें जब हम अपनी जॉब में अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स नहीं दिखा पाते तो वो एक डिस्टर्बेंस कॉज करता है हमारी इमोशनल चीज़ में, जिससे हम बोर होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी जॉब में, और हम नेगेटिव फील करने लगते हैं वहाँ। फिर हम लोगों को अवॉइड करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि वो लोग भी सेंस कर पाते हैं। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस से जो इंडिविजुअल है वो ओवर ईट करने लग सकता है, जो कि उसे ओबिसिटी कॉज करेगा, जो कि आगे जाके डायबिटीज़ कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। इसका ये मतलब है कि वोकेशनल हेल्थ भी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारे फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे। फिर हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है हेल्थ सर्विसेज एज डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। देयर आर मैनी अदर डायमेंशंस विच आर रिलेटेड टू हेल्थ, सच एज प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। जैसे कि इस डायमेंशन हेल्थ को लेके हमारे यहाँ बहुत सारे सर्विसेज है, जिसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं, उसे फिर से ठीक भी कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल की हेल्थ को लेके ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इफ़ द हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एंड आर इन रीच ऑफ पीपल, ऑप्टिमम हेल्थ कैन बी अचीव्ड। अगर ये सर्विसेज हर एक इंसान के रीच में आ जाए, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो एक अच्छा हेल्थ अचीव होगा। फिर दिस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय फाइंडिंग आउट द हेल्थ सेंटर्स। ये सारी सर्विसेज हमें हेल्थ सेंटर्स, क्लिनिक्स, ये सब पे हमें मिल जाएंगी, कम्युनिटी में स्पेशली।
जो लोग रहते हैं उनके लिए। फिर इवन द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर्स फ्रॉम द लोकल रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस। फिर जो डिस्टेंस है हर हॉस्पिटल्स का, जो गांव के लोग उन्हें रीच नहीं कर पाते, वो भी हेल्थ पे प्रॉब्लम है। फिर अदर डायमेंशंस जैसे कि फिलोसफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, एजुकेशन, ये सारे चीज़ भी हमारी हेल्थ पे असर करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? इसमें जो WHO इसके हिसाब से ये है कि इसमें हम अपने हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल हम क्या इग्नोर करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिससे हम एक इंडिविजुअल खुद की हेल्थ को अच्छा रख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब हम देखेंगे कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ कंसर्न विद पीपल हु आर सिक। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी है और जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए भी है। यंग लोग के लिए भी है, ओल्ड के लिए भी है, मेल्स फीमेल्स सब के लिए। और एक सेम टाइम पे ये पूरी फैमिली के लिए नर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सिर्फ एक अकेले इंसान की ध्यान के लिए नहीं है। फिर द कम्युनिटी हेल्थ नर्स जॉब इजंट ओनली लिमिटेड टू द सिक बट हैज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द डिसीज़, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ द पीपल। मतलब ये बस डिसीज़ हुए लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों को प्रिवेंट कर सकती है नर्स, उन सबको भी उसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल है? रिहैबिलिटेशन सेंटर। इसमें जो नर्स होती है वो प्रोवाइड करती है केयर, जिसमें रिहैबिलिटेशन यूनिट होती है, जिसमें नर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड पीपल में। उनकी केयर करती है, उन लोगों को ठीक करने के लिए उन्हें केयर देती है। फिर होम केयर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो घर पे आके भी केयर देती है, वहाँ मीटिंग्स करती है, देखती है कि क्या प्रॉब्लम है उनके नॉर्मल एनवायरनमेंट फैमिलीज़ वगैरह में। फिर नर्सिंग होम, द कम्युनिटी हेल्थ टीम विच प्रोवाइड्स नर्सिंग केयर, ट्रीटमेंट टू द सिक एंड हेल्थ काउंसलिंग गिवन इन द नर्सिंग होम। नर्सिंग होम्स मतलब हॉस्पिटल्स जहाँ वो लोग केयर देते हैं पेशेंट को जो बीमार होते हैं, काउंसलिंग देते हैं। फिर नेक्स्ट रोल है MCH एंड फैमिली प्लानिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं वो फैमिली प्लान करने में हेल्प कर सकती है, काउंसलिंग दे सकती है, और जो मैटरनल्स मतलब मदर होती है, एंटीनेटल पोस्ट नेटल, उनको केयर देती है। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज देती है, जैसे कि द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन, इट्स एम द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिडक्शन, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इन सब में जो नर्स है वो अपना रोल प्ले करती है, जैसे बीमारी कम करने के लिए, मॉर्बिडिटी कम करने के लिए वो क्या क्या कर सकती है वो करती है। जैसे कि तो पहला है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। हर स्कूल में एक नर्स होती है जो कि बीमार बच्चों का ध्यान रखती है, वहाँ की सैनिटेशंस देखती है, जिससे बच्चों को हार्म हो सकता है, टीचर्स को हार्म हो सकता है, वहाँ के स्टाफ को। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज, जो नर्स होती है वो हेल्थ केयर सर्विसेज देती है, उसके बारे में लोगों को बताती है। फिर इंडस्ट्रीज़ में भी नर्सेस होती हैं जो कि वहाँ के स्टाफ का ध्यान रखती है, किसी भी एक्सीडेंट या फिर कुछ भी होता है उसका। फिर डोमिसाइलरी नर्सिंग सर्विसेज, मतलब हर जगह हर डोमिसाइल में नर्सेस होती है सर्विसेज देने के लिए। फिर जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज होती है। जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें सर्विसेज देती है नर्सेस। होम सर्विसेज देती हैं जो बूढ़े लोग अपना खुद ध्यान नहीं रख पाते। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज होती है, जिसमें नर्सेज अपना रोल प्ले करती है, काउंसलिंग देती है, पेशेंट को समझती है, उसे केयर देती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है। फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी नर्स होती हैं जो पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं, कुछ नशा छोड़ने के लिए आते हैं, उनका ध्यान रखती है। फिर होम केयर भी देते हैं नर्सेज। होम केयर नर्सेज होती है जो पेशेंट को आप घर पे ही रख के ट्रीट करना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स का ध्यान रखती है। फिर नर्सिंग होम्स में नर्सेस होती हैं जो कि वहाँ आए हुए बीमार लोगों का ध्यान रखती है। फिर MCH एंड फैमिली प्लानिंग, फिर जो मदर्स होती है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मदर और उसके बच्चों का भी ध्यान रखती है नर्सेस, उनसे रिलेटेड सर्विसेज उन्हें देती है, उनके लिए क्या ज़रूरी है अभी वो सब बताती है। फिर फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करती है नर्सेस। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को आगे का चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।